नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ विशेष संपूर्ण जनजाति का जो सीरीज चल रहा है हमारे चैनल पर, पार्ट 7 आज हम पढ़ेंगे। पार्ट 6 तक हमने बहुत सारी चीज़ें पढ़े। इसमें जातियों, उपजातियों, बोली, हमने हर एक टॉपिक को कवर किया, रसोई घर। ठीक है, तो आज हम थोड़ा सा पाँचवीं अनुसूची को समझते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ जो कि पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि पाँचवीं अनुसूची है क्या। और बहुत सारे एग्जाम में जब हम भारत के कुछ क्षेत्र की बात करते हैं तो लगभग 10 राज्य जो कि पाँचवीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं, एवं कुछ ऐसे राज्य हैं जो छठवीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। तो दोनों में जो डिफरेंस है उसको समझना पड़ेगा। जब आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपके एग्जाम में, तो ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको कुछ प्रश्न पता होने चाहिए, जैसे पांचवी अनुसूची किससे संबंधित है, इसका उत्तर आपको पता होना चाहिए। यह किन राज्यों में लागू होता है, इसका भी आपको आंसर पता होना चाहिए। तीसरा प्रश्न, पांचवी अनुसूची का मुख्य उद्देश्य क्या है। चौथा प्रश्न, आदिवासी क्षेत्रों के लिए विशेष नियमों की आवश्यकता क्यों पड़ी। पांचवा क्वेश्चन, पांचवी अनुसूची किस समस्या को हल करने के लिए बनाई गई थी। छठवां, जनजाति समुदाय के अधिकारों की सुरक्षा क्यों जरूरी है। तो जब इन प्रश्नों का उत्तर आपके पास है तो समझिएगा आपका ये टॉपिक क्लियर है। तो इन्हीं प्रश्नों के आधार पर हम इस टॉपिक को समझेंगे। सबसे पहले पूछा जाता है प्रश्न, आपको ये पता होना चाहिए कि पांचवी अनुसूची क्या है। यह एक भारतीय संविधान का एक भाग है। कौन सा? पांचवी अनुसूची की बात कर रहे हैं, जो खासकर अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। किससे? जो भी पूरे भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं, जो खासकर जैसे आप बात करेंगे छत्तीसगढ़, तो छत्तीसगढ़ में कुल 17 जिले हैं जो कि अनुसूचित क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं, और इसमें से भी कुछ पूर्ण रूप से आते हैं और कुछ ऐसे हैं, कुछ जैसे किसी जिले का कुछ क्षेत्र जो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आता है, और बस्तर जो कि पूरा अनुसूचित क्षेत्र है। तो यहाँ पे जो बच्चे एनएमडीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या पीएससी या व्यापम, सभी के लिए जो कि टॉपिक ज़रूरी है। तो जब मैं बात करता हूँ पांचवी अनुसूची क्या है, यह भारतीय संविधान का एक भाग है जो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित है। अगर मैं इसके उद्देश्य की बात करूं तो इसका जो मुख्य उद्देश्य यह रहता है कि आदिवासी अधिकारों की रक्षा, उनकी संस्कृति का संरक्षण और उनके विकास को सुनिश्चित करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। अगला, यहाँ पे इस उद्देश्य को क्यों लाया गया ये आप सबको पता होना चाहिए। अब इस उद्देश्य को लाने का यह था मेन रीज़न, क्योंकि जो भी आदिवासी क्षेत्र जो जो कि जंगल साइड बसे थे, ठीक है, अब उनका ऐसे में जो बाहरी लोग थे, क्या हो रहा था कि आदिवासी क्षेत्रों में बहुत ज़्यादा अत्याचार होने लग रहे थे, भूमि हड़पना या उनके संस्कृति पर शरण यानी उनकी संस्कृति हस्तक्षेप करना। तो ऐसे में इस अनुसूची को लाना बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो गया था। तो भारतीय संविधान निर्माताओं ने समझा कि हमारे जो जनजातियां हैं, आदिवासी क्षेत्र हैं, उसको संरक्षित करना हमारा एक उत्तरदायित्व है। उसके आधार पर आदिवासी क्षेत्रों में शोषण, भूमि हड़पने और सांस्कृतिक क्षरण की समस्या को देखते हुए इस अनुसूची को लाया गया। अब हम अनुसूची को लाने का जो मेन और एक रीज़न क्या था, क्योंकि देखिए, अब जब बात करते हैं प्रशासन की, तो जो लोकल गवर्नमेंट है वह जो कि प्रशासन का एक स्तर होता है, उस जो उच्च स्तर पे जो बैठे प्रशासन वाले, उनको नहीं पता चलता कि जल जंगल जमीन के पास क्या चल रहा है, लोगों के साथ क्या शोषण हो रहा है। तो ऐसे में क्या होता है, जैसे सामान्य प्रशासनिक कानून जो सभी के लिए लागू है, ऐसे प्रोस्पेक्ट पे क्या होता है जो कि ये फेल होता है। यानी सामान्य प्रशासनिक कानून इन क्षेत्रों की विशेष आवश्यकताओं को क्या पूरा नहीं कर पा रहे थे, ना जो कि आदिवासियों के साथ जो हो रहा था उनके संस्कृति पर हस्तक्षेप। तो ऐसे में जो सामान्य प्रशासनिक कानून जो सभी के लागू था, तो उनकी आवश्यकताओं की, जनजाति जो आदिवासी क्षेत्र है उनकी आवश्यकता को पूरा नहीं कर पा रहे थे। इसलिए संविधान निर्माताओं ने विशेष प्रावधानों की आवश्यकता महसूस की और पांचवी अनुसूची को इंट्रोड्यूस किया। किसको? 5th शेड्यूल की बात कर रहे हैं। तो आपको यह पता होना चाहिए कि इसका कारण क्या था लाने का। जब मैं बात करता हूं इसमें मुख्य प्रावधान क्या है, तो अनुसूचित क्षेत्रों का प्रशासन यानी विशेष नियम और विनियम लागू करना। देखिए, जब अगर आप अनुसूचित क्षेत्र में विशेष नियम लाएंगे तो कोई बाहरी आके हस्तक्षेप नहीं करेगा। यानी वहाँ पे जो आदिवासी बसे हैं उनकी संस्कृति पे कोई हस्तक्षेप, जैसे कि आपका एक परफेक्ट एग्जांपल है एनएमडीसी का डिपो नंबर 13, ठीक है, जो नंदीराज पर्वत पर स्थित है डिपो,
ठीक है। उसके लिए क्या हुआ कि बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ और बिना ग्राम सभा अनुमति के, बिना अनुसूचित क्षेत्र के जो स्थानीय प्रशासन है उसकी अनुमति के बिना वहाँ पे उस खनन को चालू नहीं किया जा सकता। तो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ, उसके बाद इस डिपो को बंद कर दिया गया। यह हमने पढ़ा नंदीराज पर्वत की बात करें, ठीक है। अब देखिए राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या होती है ऐसे क्षेत्रों में। राज्यपाल को इन क्षेत्रों के लिए विशेष शक्तियां प्रदान है, वे कानूनों को संशोधित या रोक सकते हैं। अब देखो मैं जब बात करता हूं शक्तियों की, याद रखें पूरे भारत में अगर जनजाति या किसी हर एक संविधान में सबसे अगर सर्वोपरि जो कि शक्तियां अगर बात करूं इस चीज में, तो राष्ट्रपति के पास सबसे विशेष शक्तियां होती हैं, ठीक है। तो जब राज्यपाल को इन क्षेत्र के लिए विशेष शक्तियां हैं, वे कानूनों को संशोधित या रोक सकते हैं। अगला प्रश्न, अगला जो है यहाँ पर है भूमि सुरक्षा। गैर आदिवासियों को आदिवासी भूमि खरीदने का प्रतिबंध, यानी आज भी यह चल रहा है कि आप जो आदिवासी का जो क्षेत्र है उसको आप खरीद नहीं सकते। चौथा, आदिवासी स्वायत्तता का संरक्षण, यानी परंपराओं, संस्कृति और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना, ठीक है। अब ऐसे क्षेत्र में इनका विकास होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है, तब जाके जो कि एक म्यूचुअल इक्वालिटी की बात की जाएगी। परंतु अभी इस जो भी क्षेत्र हैं जो जंगल साइड बसे हैं अभी भी रहते हैं, उनका देखेंगे तो आर्थिक स्तर और विकास स्तर या साक्षरता दर जो कि बहुत कम होता है। तो उनका जो संरक्षण करना एक प्रशासन का उत्तरदायित्व है, इसीलिए इस जो कि 5वीं अनुसूची को इंट्रोड्यूस किया गया। अब कौन कौन से राज्य इसके अंतर्गत आते हैं, जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा और राजस्थान, तेलंगाना। तो कुल राज्यों की संख्या पूछ सकता है आपसे, ये पूछ सकता है कि 5वीं अनुसूची के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता है या 6वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है, तो आपको बताना है 5वीं, ठीक है। उत्तर पूर्वी राज्य, देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है नोट, जो उत्तर पूर्वी राज्यों में से जो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, ये सब 6वीं अनुसूची यहाँ पे लागू होती है, ठीक है। देखिए यहाँ डिफरेंस है, 5वीं अनुसूची की बात करें या 6वीं अनुसूची, तो 5वीं अनुसूची हमने पढ़ा, ठीक है, के तहत अनुसूचित क्षेत्र संबंधी प्रावधान मुख्यतः देखिए यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ है वो क्या है 5वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। इसमें जो राज्यपाल राष्ट्रपति को संबंधित क्षेत्र के लिए प्रतिवेदन दे सकता है, किंतु इनमें अंतिम शक्ति किसके पास है, राष्ट्रपति के पास अंतिम शक्तियां हैं। देखिए जैसे 5वीं अनुसूची के अंतर्गत छत्तीसगढ़ आता है, ठीक है। इसमें जो राज्यपाल की शक्तियां हैं, अगर उनकी शक्तियों की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा उनके बाद मतलब राष्ट्रपति के पास ही सबसे ज़्यादा शक्तियां हैं। कुछ भी अगर डिस्कस करना है तो राज्यपाल क्या करेगा, राष्ट्रपति को प्रतिवेदन देगा, उसके बाद उस पर विचार किया जाएगा। परंतु जो 6वीं अनुसूची है इसमें राज्यपाल के पास अपेक्षाकृत अधिक शक्ति है, वह जनजातीय क्षेत्रों को स्वायत्त जिला अथवा जो स्वायत्त क्षेत्र के रूप में निर्दिष्ट कर सकता है। तो यही मेजर डिफरेंस है इन दोनों में से, थोड़ा समझना पड़ेगा। जब मैं बात करता हूँ 5वीं अनुसूची और 6वीं अनुसूची के, देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, 5वीं अनुसूची क्षेत्र जो कि छत्तीसगढ़ इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो अभी अब तक हमने इनके प्रॉब्लम को समझा, क्यों लाया गया ये समझा। तो इनके लिए खासकर इनके विकास को उठाने के लिए एक कमेटी बैठाई गई, ठीक है। एक काउंसिल बनाया जाता है जिसमें कहा जाता है ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल, यानी जनजातीय सलाहकार परिषद। तो जनजातियों से संबंधित या शिक्षा के क्षेत्र में या विकास के क्षेत्र में इसके डिस्कशन करने के लिए और इन चीज़ों को समझने के लिए जो खासकर एक जो कि सलाहकार परिषद बनाया गया, जिसे गैर अनुसूचित क्षेत्र राज्य में जिनमें अनुसूचित जनजाति का निवास है, राष्ट्रपति के आदेश द्वारा, ठीक है, जनजाति सलाहकार परिषद का गठन किया जा सकता है। तो देखिए अब क्या जनजातीय सलाहकार परिषद किसी अन्य राज्य पे गठन किया जा सकता है? जी हाँ, किया जा सकता है। कब? राष्ट्रपति से, अब उनके राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। लेकिन ये जो क्षेत्र है खासकर 10 राज्य, इसमें एक जनजातीय सलाहकार परिषद की गठन की जाती है जो उनके विकास स्तर की बात की जाती है, और उसमें कुल सदस्यों की संख्या 20 से अधिक नहीं होना चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ जनजातीय सलाहकार परिषद की, जिसकी संख्या न्यूनतम 20 होनी चाहिए। अब वर्तमान में इसके जो जनजातीय सलाहकार परिषद के अध्यक्ष कौन है? अब श्री मुख्यमंत्री जो हमारे विष्णुदेव देवसाई जी हैं, वो क्या है इस कमेटी यानी इस काउंसिल के क्या है? अध्यक्ष है। उपाध्यक्ष की बात करूं तो रामविचार नेताम जी। कौन? रामविचार नेताम जी इस जो कि उपाध्यक्ष है। तो कुल कितने संख्या होती है? 20 संख्या होती है। याद रखेंगे 3/4, यानी जैसे आपका कुल संख्या है तो इसमें से 3/4 जो कि 3/4 सदस्य अनुसूचित जनजाति वर्ग के विधानसभा सदस्य होने चाहिए।
ठीक है। तो इसके ऊपर मैं आपके लिए अलग से एक टॉपिक लेके आऊँगा। तो यहाँ पे मैं आपको ओवरव्यू बता दिया हूँ कि कितने सदस्य की बात की जाती है, 20 से अधिक नहीं होनी चाहिए, और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है ये पूछा जा सकता है। किसके बात कर रहा हूँ मैं, जनजातीय सलाहकार परिषद की, ठीक है। तो यह जो कि काफ़ी अच्छा टॉपिक है, इसको आपको मैं और एक बार लेके आऊँगा जिसमें बताऊँगा इसमें सदस्यों की, और इसमें अभी याद रखें अध्यक्ष कौन है जनजातीय सलाहकार परिषद की, विष्णुदेव साय जी जो कि अध्यक्ष हैं, और उपाध्यक्ष, ठीक है, उपाध्यक्ष के रूप में रामविचार नेताम जी, ठीक है, पदेन रूप से, इसका आप विशेषकर ध्यान देंगे। अगला बात करूं, देखिए छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र, जब बात करते हैं छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्र की, तो 20 फरवरी 2003 को राष्ट्रपति द्वारा अधिसूचित किया गया था। तो ये जो 20 फरवरी 2003 ये डेट आपसे पूछा जाएगा कि कब छत्तीसगढ़ राज्य को अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत अधिसूचित किया गया था, किस वर्ष किया गया था। तो 20 फरवरी 2003 को राष्ट्रपति के द्वारा, या तो किसके द्वारा किया जाएगा, किया गया था ये पूछ सकता है। तो किसके द्वारा किया गया था, राष्ट्रपति के द्वारा। 33 जिलों के आधार पर छत्तीसगढ़ में 17 जिले पूर्ण रूप से तथा 4 जिले आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित है, याद रखेंगे इसका, ठीक है। इसके अंतर्गत कितने विकास खंड है, 85 विकास खंड एवं 5050 जो कि ग्राम पंचायत सम्मिलित है। तो छत्तीसगढ़ में अनुसूचित क्षेत्रों कब लागू किया गया था ये आपसे याद रखना है, कब अधिसूचित किया गया था, कितने जिले हैं, 5वीं सूची क्या है, ठीक है। और इसके जो मेन इंपॉर्टेंट है ये आपसे पूछा जा सकता है, कितने जिलों के आधार पर कितने जिले पूर्ण रूप से, तो 17 जिले पूर्ण रूप से तथा 4 जिले आंशिक रूप से अनुसूचित क्षेत्र में सम्मिलित है। तो जो कि बस्तर के जितने भी जिले हैं सब क्या है, आपका बस्तर पूरा इसके अंतर्गत आ जाता है, ठीक है। बस्तर के सभी जिले जो कि अनुसूचित या फिर आपके इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसका याद रखेंगे, ये पूरा अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले हैं, ठीक है। तो यहाँ से आपके प्रश्न मैं जब एमसीक्यू लेके आऊँगा इस टॉपिक पर भी आपको प्रश्न कराऊंगा, जिसमें जो एग्ज़ाम में किस टाइप के आ सकते हैं उस पर हम टारगेट करेंगे। तो आज है रक्षाबंधन, आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में कुछ ऐसे ही टॉपिक के साथ जो हमारे लिए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू इम्पोर्टेंट है, ठीक है। मैं एमसीक्यू जनजातियों को जब लेके आऊँगा लगभग उसमें 150 प्रश्न होंगे एमसीक्यू के, जो कि जनजातियों को जो भी हमने अब तक पढ़ा और अच्छे टॉपिक को कवर करते हुए क्वेश्चंस मैं आपके लिए बनाऊंगा जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। सारा टॉपिक आपका क्लियर होगा। और अगर आपने जो भी हमारा सीरीज़ देखा है पार्ट 7 तक, ठीक है, 5-7 तक जो भी सीरीज़ देखा है उसको आप अच्छे से देखिए, तो आपका ये प्रश्न बनेगा। बहुत जल्द एमसीक्यू करेंगे, उसके बाद कुछ इनके त्यौहार और इनके जो आभूषण है उसको भी पढ़ेंगे जो हमें पढ़ना है एग्ज़ाम के लिए। अब मिलते हैं कुछ अच्छे टॉपिक के साथ नए सीरीज़ में। जो भी डाउट है आप हमें ईमेल कर सकते हैं, मैं पीडीएफ अभी शेयर करूंगा कुछ समय में एमसीक्यू का, जो आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हैं प्रिंट आउट करा के। धन्यवाद।